मित्रों, आज हम उस बड़े खतरे का डीएनए टेस्ट करेंगे जो हॉर्मुज संकट से भी बड़ा है, जो पूरी दुनिया के लिए परमाणु खतरे से भी ज्यादा विध्वंसक है। इसका नाम है मंदी। इस बार सदी की सबसे बड़ी मंदी आने की आशंका जताई जा रही है। मंदी की आहट ने चीन को अभी से इतना डरा दिया है कि उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन इस तैयारी से पहले आपको हॉर्मुज की नाकेबंदी के बारे में बताएंगे। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद हॉर्मुज की नाकेबंदी का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस बार नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से हो रही है। ट्रंप ने ईरान से आने जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है। इस नाकेबंदी का असली मकसद चीन की गर्दन दबाना है, क्योंकि चीन ही वो देश है जो हॉर्मुज बंद होने से पहले और उसके बाद भी ईरान से लगातार तेल खरीद रहा है। ये चीन और ईरान दोनों के लिए फायदे की स्थिति थी। एक तरफ चीन को हॉर्मुज बंद होने के बाद भी तेल की सप्लाई मिल रही थी, दूसरी तरफ ईरान को युद्ध लड़ने के लिए चीन से पैसा मिल रहा था। यही वजह है कि अमेरिका ने अब ईरान की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने का फैसला किया है। हॉर्मुज की नाकेबंदी के पीछे उसका असली इरादा चीन तक तेल नहीं पहुंचने देना। यानी चीन जिस तरह चुपके से ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ठीक उसी तरह अमेरिका भी चुपके से चीन पर शिकंजा कस रहा है। मित्रों, अपने खिलाफ अमेरिका की इस आर्थिक नाकेबंदी के बीच चीन ने अब मान लिया है कि मंदी आने वाली है। अमेरिका के इस कदम से चीन डरा हुआ है। उसे मंदी की चपेट में आने की आशंका सता रही है। यही वजह है कि उसने मंदी के खिलाफ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आर्थिक मंदी से चीन की निपटने की तैयारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन की यह तैयारी दिखाती है, बताती है कि युद्ध की वजह से अभी तक मंदी की जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो अब वास्तविक खतरा बन सकती है। मित्रों, चीन ने आखिर मंदी से निपटने की तैयारियां क्यों शुरू की, यह बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि चीन किस तरह की तैयारियों में जुटा है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक चीन 2008-2009 जैसी मंदी से निपटने में जुट गया है। चीन के सेंट्रल बैंक पीबीओसी ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम से 1 ट्रिलियन युआन से ज्यादा कैश निकाला है। पहली बार में 890 अरब युआन निकाले गए, उसके बाद 250 अरब युआन और निकाले गए। यानी अब चीन के कॉमर्शियल बैंकों के पास लोन देने के लिए 1 ट्रिलियन युआन कम रहेगा। यह अचानक लिया गया फैसला था, क्योंकि पिछले कई महीनों से चीन का सेंट्रल बैंक कोविड के बाद की मंदी से निपटने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा बढ़ा रहा था। मित्रों, चीन के ताजा निर्णय के पीछे युद्ध की वजह से तेल की बढ़ती कीमत है। तेल का दाम बढ़ने से चीन में महंगाई का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। अगर चीन का सेंट्रल बैंक सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा छोड़ देता तो कर्ज सस्ता और आसान हो जाता। सिस्टम में कम पैसा रहने से कर्ज लेना महंगा होता है, इससे महंगाई नियंत्रण में रहती है। साथ ही आर्थिक संकट आने पर चीन के सेंट्रल बैंक के पास सिस्टम में पैसा डालने की पूरी क्षमता भी होगी। फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा निकालने के अलावा चीन ने अपनी तैयारियों के तहत डॉलर आधारित संपत्तियों से अब दूरियां बना ली हैं। चीन में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पिछले 20 वर्षों के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। मित्रों, चीन के पास अब केवल 694 अरब डॉलर का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है। यह पिछले 20 वर्षों का सबसे निचला स्तर है, जबकि 2013 में चीन के पास 1317 अरब डॉलर का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड था। यानी सर्वोच्च स्तर से यह लगभग आधा हो गया है। अमेरिकी बॉन्ड में कमी करके चीन अपनी विदेशी मुद्रा के भंडार को अमेरिका से दूर कर रहा है, वहीं घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। चीन को उम्मीद है इससे मंदी का जवाब देने में मदद मिलेगी। मित्रों, चीन एक तरफ अमेरिकी बॉन्ड से अपना पैसा निकाल रहा है, दूसरी तरफ सोने में अपना निवेश बढ़ा रहा है। मार्च के आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास 2313 टन सोने का भंडार है। इसकी कीमत 343 अरब डॉलर है। चीन ने पिछले 17 महीने में 300 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। वैसे एएनजेड बैंक का अनुमान है कि चीन का वास्तविक स्वर्ण भंडार 5,500 टन से ज्यादा है। यानी जितने टन की घोषणा की गई उससे दोगुने से ज्यादा। मित्रों, ये 3 प्रमुख कदम चीन ने मंदी से निपटने के लिए उठाए हैं। यानी फाइनेंशियल सिस्टम से 1 ट्रिलियन युआन से ज्यादा पैसा निकालकर अगले संकट के लिए ताकत बचाई गई है। अमेरिकी बॉन्ड से पैसा निकालकर वो डॉलर के जाल से बाहर निकला है और सोने में पैसा लगाकर सुरक्षित संपत्ति की तैयारी की है, जो दुनिया में अनिश्चितता, युद्ध और प्रतिबंधों के समय मददगार।
मित्रों, तो चीन ने मंदी से निपटने की तैयारी वैसे ही शुरू नहीं की, उसने अपनी तरफ तेजी से बढ़ती मंदी साफ साफ देखनी भी शुरू कर दी है। अब समझिए, पिछले 35 वर्षों में अपनी सबसे धीमी विकास दर का चीन सामना कर रहा है। मार्च में ईरान युद्ध के बीच चीन सरकार ने अपनी जीडीपी विकास लक्ष्य घटाकर 4.5 से 5% के बीच कर दिया। यह 1991 के बाद सबसे कम है। सोचिए, विकास के मामले में जो स्थिति 2008 की मंदी के दौरान नहीं बनी, उससे भी खराब अनुमान ईरान युद्ध की वजह से है। ये हालात सिर्फ चीन के नहीं होने वाले, बल्कि युद्ध के असर से दुनिया के कई देशों का आर्थिक विकास इसी तरह कम होने वाला है। आपको मंदी के कुछ और बड़े संकेतों के बारे में भी जानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जनवरी 2026 में अनुमान लगाया था कि दुनिया की जीडीपी में 3.3% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ईरान युद्ध शुरू होने के बाद विश्व बैंक ने कह दिया है कि विकास दर 3% या उससे कम रहेगी। युद्ध लंबे समय तक चलने पर IMF के अनुमान से 1% कम विकास होगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के आकलन के मुताबिक आर्थिक विकास दर 2.7% रहेगी। आर्थिक विकास में कमी आने के ये सभी आकलन शुरुआती हैं। अब युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। इस तरह आने वाले दिनों में विकास दर के अनुमान में और कमी आएगी। मित्रों, IMF के अनुसार तेल की कीमत में लंबे समय तक 10% बढ़ोतरी से दुनिया में महंगाई लगभग 0.5% बढ़ती है, जबकि विकास में भी कमी आती है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वेरी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की महंगाई का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। मैक्वेरी के मुताबिक अगर जून तक युद्ध नहीं थमा तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। मैक्वेरी के मुताबिक तेल का दाम $200 तक जाने की आशंका 40% है। ईरान ने युद्ध की शुरुआत से ही यह लक्ष्य रखा है कि कच्चे तेल की कीमत $200 तक किसी भी तरह पहुंच जाए। इसका यह मतलब है कि युद्ध की शुरुआत से पहले की तुलना में तेल का दाम लगभग 3 गुना हो सकता है। $70 से $200 कीमत होने पर महंगाई में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी, जबकि दुनिया का जो विकास है वो 2% कम होगा। इससे आर्थिक मंदी का असर और ज्यादा होगा। मित्रों, युद्ध फिर से शुरू होने की आशंका में आज भी तेल की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी हुई। युद्ध विराम के बाद जिस कच्चे तेल का भाव $93 प्रति बैरल हो गया था, वो अब एक बार फिर से $100 के पार चला गया। आज कच्चे तेल के भाव में 7% की बढ़ोतरी हुई और दाम $102 के पार पहुंच गया। यह बढ़ोतरी सिर्फ दोबारा युद्ध शुरू होने की आशंका में हुई है। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान ने मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी तो कीमत में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। तेल की कीमत में जहां बढ़ोतरी हुई, वहीं शेयर बाजार ने एक बार फिर से गोता लगाया। पिछले हफ्ते युद्ध विराम की उम्मीद में भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार बढ़े थे, लेकिन आज एक बार फिर शेयर बाजार में गिरावट आई। जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, जर्मनी और फ्रांस के बाजार नीचे रहे। अमेरिका का डाउ जोन्स भी 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला है। मित्रों, युद्ध विराम से पाकिस्तान के शेयर बाजार में 14,000 पॉइंट्स का जबरदस्त उछाल आया था, लेकिन आज KSE 100 इंडेक्स 6,600 पॉइंट यानी लगभग 4% गिरकर बंद हुआ। इस तरह आज दुनिया में सबसे ज्यादा गिरावट पाकिस्तान के शेयर बाजार में दर्ज की गई है। मित्रों, गिरावट भारतीय शेयर बाजार में भी रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1600 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, लेकिन बाद में बाजार कुछ हद तक संभल गया। आज का कारोबार खत्म होने तक सेंसेक्स 703 पॉइंट गिरकर एक बार फिर 77,000 के नीचे आ गया। निफ्टी में 208 पॉइंट की गिरावट आई और वो 24,000 के नीचे बंद हुआ। इस तरह भारत के निवेशकों को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शेयर बाजार में यह गिरावट युद्ध शुरू होने से पहले से चल रही है। युद्ध की शुरुआत के बाद इसमें और भी तेजी आई है। यह भी आर्थिक मंदी का एक संकेत है। शेयर बाजार अक्सर मंदी की शुरुआत से पहले गिरने लगता है, क्योंकि यह भविष्य के अनुमानों को सबसे पहले समझता है। बाजार की गिरावट भविष्य की आर्थिक कमजोरी को पहले से भांपने का एक तरीका है।